तो मैं 108 को अगर ब्रीफ में कंक्लूड करूं तो ऐसा पर्सन जिसने किसी ऑफेंस के करने को अबेटमेंट किया या किसी एक्ट को करने के लिए एक अबेटमेंट किया, वो अबेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑफेंस तो सीधा अपने आप में ऑफेंस है, उसे तो कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब एक्ट को करने के लिए अबेटमेंट किया तो ये एक्ट ऐसा होना चाहिए जो ऑफेंस की कैटेगरी में आ सके, तो तभी एक्ट वाले पोर्शन के लिए ये पर्सन अबेटर कहलाएगा। यहां पर 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और वो एक्सप्लेनेशंस क्या करते हैं और फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन होती है कि कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, उनको पहले से ही एंटिसिपेट करके वो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में उन कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करता है। तो पहला एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कहता है कि द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, एक वर्ड इंपॉर्टेंट इज द अबेटमेंट ऑफ illegal omission of an act may amount to an offense, although the abetter may not himself be bound to do that act. ये एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने कि अगर किसी पर्सन ने इलीगल ओमिशन करने के लिए, किसी एक्ट का इलीगल ओमिशन करने के लिए अबेटमेंट किया है, तो यहां पे देखो इलीगल ओमिशन जब जब वर्ड आपको यूज हुआ मिलेगा तो वहां पर एक वर्ड है जो हमेशा उसके साथ कनेक्ट रहता है। इलीगल ओमिशन का मतलब है ऐसे एक्ट का ओमिशन किया है जिस एक्ट को करने के लिए वो पर्सन बाउंड था, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ये समझाता है कि वो अबेटर, चाहे वो अबेटर खुद उस एक्ट को करने के लिए बाउंड नहीं भी था, बाउंड होता है और फिर ओमिशन करे, इलीगल ओमिशन, तभी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहां पर यह बात समझाई गई है कि अबेटर चाहे, खुद अबेटर चाहे उस एक्ट को करने के लिए बाउंड नहीं भी था, फिर भी ऐसे एक्ट को इलीगल ओमिशन कराने के लिए अबेटमेंट करता है, तब भी वो ऑफेंस की कैटेगरी में, ऐसा अबेटमेंट तब भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। इस बात को एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्लियर करता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन वो कहता है टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। जिस एक्ट के कमीशन के लिए अबेटमेंट किया गया वो एक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है अबेटमेंट के ऑफेंस को कंस्टिट्यूट करने के लिए। इसके दूसरे पार्ट को समझने के लिए टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट, यहां से पढ़ेंगे आप, दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। यह भी जरूरी नहीं है कि जो इफेक्ट वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जरूरी है जो ऑफेंस एक्यूज ने अबेट किया है। जैसे कि मर्डर के लिए डेथ होना बहुत जरूरी है, तो वो यहां पर जो डेथ है वही इफेक्ट है। ये इफेक्ट क्या है कि अगर मर्डर के ऑफेंस का अबेटमेंट किया है, ए है ए, वो अबेट करता है बी को कि तुम जाओ सी का मर्डर कर दो, तो सी का मर्डर होने के लिए क्या इफेक्ट चाहिए? वो इफेक्ट है सी की डेथ होना कंपलसरी है, तभी जाके वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है कि वो इफेक्ट जो ऑफेंस के लिए चाहिए, वो इफेक्ट अगर नहीं भी हुआ तब भी अबेटमेंट का ऑफेंस कंप्लीट मान लिया जाएगा, मेयर जैसे ही उसने अबेट किया। जैसे ही ए ने अबेट किया था बी को कि जाओ तुम सी को मार दो, वहीं पर ऑफेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये कहते हैं कि चाहे तो वो अबेटेड एक्ट हुआ या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अबेटमेंट होना चाहिए, इंस्टिगेट करे एक पर्सन या कॉन्स्पिरेसी में एंगेज करे या इंटेंशनली एड करे, इट मींस उसने अबेटमेंट कर दिया और नाउ ही इज लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। तो यहां पर इस सेकंड एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। पहला इलस्ट्रेशन है कि ए अबेट्स बी टू मर्डर सी, ए ने अबेटमेंट किया है बी को कि तुम जाओ सी का मर्डर कर दो, लेकिन सी क्या करता है, यहां पर मना कर देता है कि मैं नहीं करूंगा। तब भी ऐसी सिचुएशन में ए अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए लायबल होगा, ए ने अबेटमेंट का ऑफेंस कर दिया। यह बात बताता है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। दूसरी बात को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ही जो इफेक्ट रिक्विजिट टू एन ऑफेंस लिखा है, इस बात को समझाने के लिए ए ने फिर से वही इलस्ट्रेशन लेते हैं, ए ने बी को अबेट किया कि तुम जाओ सी का मर्डर कर दो। अब बी जाता है और सी का मर्डर करने के लिए सी को चाकू मार देता है। अब सी के जो चाकू लगा
अब यहां पर मर्डर के ऑफेंस के लिए इफेक्ट क्या चाहिए कि सी की डेथ होनी चाहिए, लेकिन सी रिकवर कर जाता है, वो सही हो जाता है, उसकी डेथ नहीं होती चाकू लगने के बाद भी। तो क्या ए यहां ये कह सकता है कि मैंने तो मर्डर करने के लिए अबेटमेंट किया था और मर्डर तो हुआ नहीं, तो इसलिए मैं तो अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं हूंगा। तभी ये जो इलस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट है वो कहता है कि वो इफेक्ट जो इस इलस्ट्रेशन में डेथ है, रिक्विजिट टू एन ऑफेंस, रिक्विजिट ऑफेंस यहां पर मर्डर है, तो वो डेथ मर्डर के ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए चाहे वो हुई या नहीं हुई ये मैटर नहीं करता, ए अभी भी अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए लायबल होगा। तो ये दो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 और क्लियर करता है और कहता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abettor or any guilty intention or knowledge। यहां पे ये बताया, मान लो एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे को ए ने अबेट किया कोई ऑफेंस करने के लिए और उसने वो ऑफेंस कर दिया और उस बच्चे ने वो ऑफेंस कर दिया, लेकिन क्योंकि वो बच्चा है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसका एक्ट तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो क्या यहां पर अबेटर ये कह के बच सकता है कि जब उस बच्चे ने ही कोई ऑफेंस नहीं किया तो मैं कैसे उस ऑफेंस के लिए लायबल हो जाऊंगा? तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए इस एक्सप्लेनेशन ने ये कह दिया कि वो पर्सन जिसको अबेट किया गया था वो पर्सन चाहे लीगली कैपेबल था या नहीं था ऑफेंस करने के लिए, कोई मैटर नहीं करता। वो पर्सन जिसने इंस्टिगेट किया, जिसने कॉन्स्पिरेसी में एंगेज किया, इंटेंशनली एड किया, वो पर्सन अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए लायबल होगा। पहली बात तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ने ये क्लियर करी। दूसरी बात ये कहते हैं कि ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन एज दैट ऑफ द अबेटर, कि भाई मान लो कि जिस पर्सन को अबेट किया गया उस पर्सन ने किसी दूसरी इंटेंशन से एक्ट कर दिया। सपोज अबेटर ने अबेट किया कि भाई तुम जाओ और इसको सिंपल हर्ट कर दो, सी को एक थप्पड़ मार दो, लेकिन वो पर्सन जाता है और उसको ग्रीवियस हर्ट कर देता है सी को। तो क्या अबेटर यहां पर बच सकता है ये कहकर कि मैंने तो केवल सिंपल हर्ट करने के लिए अबेटमेंट किया था, ग्रीवियस हर्ट करने के लिए अबेटमेंट नहीं किया था मैंने? तो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देता है कि नहीं बच पाएगा वो पर्सन ऐसा कहकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इंटेंशन अबेटर की थी ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जिसको अबेट किया गया उसकी भी सेम इंटेंशन और सेम नॉलेज थी एक्ट करते समय। अगर उसने डिफरेंट इंटेंशन और डिफरेंट नॉलेज से भी अगर एक्ट कर दिया तब भी अबेटर तो लायबल होगा। और तीसरी बात क्लियर करता है यहां पर यही एक्सप्लेनेशन, वो कहता है इंटेंशन की तो आप बात ही छोड़ दो कि वो कोई जरूरी नहीं है कि वो जिसने एक्ट किया है अबेटेड एक्ट उसकी कोई इंटेंशन थी भी या नहीं भी थी, सेम और डिफरेंट की तो बात ही छोड़ दो। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ने बोला कि भैया अगर उसकी इंटेंशन कोई भी गिल्टी इंटेंशन गिल्टी नॉलेज नहीं भी थी तो अबेटर तो फिर भी लायबल होगा। इसके लिए इलस्ट्रेशन दिया गया है इसी एक्सप्लेनेशन के नीचे कि एक ए है वो अबेट करता है बी को कि तुम जेड के पोजीशन से एक प्रॉपर्टी उठा लाओ, वो प्रॉपर्टी जो रखी है जेड के पोजीशन में वो मेरी प्रॉपर्टी है, तुम उसको उठा लाओ। ए ऐसा अबेट करता है उस प्रॉपर्टी की थेफ्ट करने की इंटेंशन से। क्या इंटेंशन है ए की? वो थेफ्ट करना चाहता है जेड के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है, और वो अबेट करता है बी को ये विश्वास दिलाते हुए कि वो प्रॉपर्टी ए की ही है, तुम उठा लाओ। और जो पर्सन था जिसको अबेट किया गया वो प्रॉपर्टी जेड के पोजीशन से उठा लाता है। जैसे ही वो प्रॉपर्टी जेड के पोजीशन से उठाई गई तो वो तो थेफ्ट हो गई। तो हो सकता है कि यहां पर जो पर्सन अबेटेड था उसकी नॉलेज ही नहीं है कि ये मेरे से चोरी करा रहा है, उसकी इंटेंशन ही नहीं है चोरी करने की, लेकिन अबेटर की इंटेंशन है कि मुझे वो चोरी करानी है। तो यहां पर जो पर्सन अबेट किया गया, थर्ड पार्ट ये कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 3 का कि उसकी गिल्टी इंटेंशन चाहे थी भी या नहीं भी थी, अगर गिल्टी इंटेंशन गिल्टी नॉलेज नहीं भी थी तब भी अबेटर की तो लायबिलिटी होगी। अबेटर तो थेफ्ट के अबेटमेंट का ऑफेंस कर दिया अबेटर ने, ये कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस
being an offense, the abatement of such abatement is also as offense. यहां ये कहता है कि किसी ऑफेंस का अबेटमेंट अपने आप में एक ऑफेंस है। सपोज किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करना अपने आप में एक ऑफेंस है, और ऐसे ऑफेंस का भी अबेटमेंट करना वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बात को समझाता है। एग्जांपल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक पर्सन है ए, ये अबेट करता है बी को, और किस बात के लिए अबेट करता है? ये बी को कहता है कि तुम इंस्टिगेट करो, जाओ इंस्टिगेट करो सी को इंस्टिगेट करो कि ये सी जेड का मर्डर कर दे। ध्यान दो, ए ने इंस्टिगेट किया बी को, और क्या इंस्टिगेट किया कि बी तुम जाओ सी को इंस्टिगेट करो कि जेड का मर्डर कर दे। तो इस ए के अबेटमेंट के कंसीक्वेंस में बी गया, उसने सी को इंस्टिगेट कर दिया, और ये इंस्टिगेट कर दिया कि तुम जाओ जेड का मर्डर कर दो। इसी अबेटमेंट के अंदर सी जाता है और जेड का मर्डर कर देता है। तो सी अपने आप में किस बात के लिए लायबल हुआ? क्योंकि सी ने तो सीधा सीधा मर्डर किया है, तो सी तो मर्डर के लिए लायबल हो गया 302 आईपीसी के लिए। लेकिन यहां पर बी किस बात के लिए लायबल होगा? बी ने इंस्टिगेट किया था सी को ऑफेंस करने के लिए, मर्डर करने के लिए, तो बी तो अबेटर हो ही गया, उसके लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बी ने अबेटमेंट किया था सी को, तो बी को भी सेम पनिशमेंट मिलेगी जो सी को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ए ये कहकर बच सकता है कि मैंने सी को अबेट नहीं किया था और सी ने मर्डर किया है, तो इसलिए मेरी लायबिलिटी नहीं है? इसी लायबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, और वो कहता है कि ऐसे अबेटमेंट जो बी ने किया, ऐसे अबेटमेंट का भी अबेटमेंट पनिशेबल होगा, और ये 108 के अंदर ही अबेटर कहलाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 4 हुआ। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये बात करता है उतने पोर्शन की जब अबेटमेंट किया जाता है बाय एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी। केवल उतने ही पोर्शन के लिए बात करता है, उसी को एक्सप्लेन करता है। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा जिससे बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगा। एक पर्सन है ए, वो बी के साथ प्लानिंग करता है। ए एंड बी एक प्लानिंग करते हैं कि जेड का मर्डर करेंगे जहर देकर, और इस प्लानिंग में तय ये होता है कि जहर देने का जो काम करेगा जेड को, वो ए करेगा। अब इस बात के लिए जहर प्रोक्योर करना पड़ेगा, जहर लाना पड़ेगा। तो बी क्या करता है, ये बी एक थर्ड पर्सन सी के पास जाता है। ये सी, ध्यान देना, इस कॉन्स्पिरेसी, ये जो ए और बी के बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई जेड को मारने की जहर देकर, ये इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है सी। इस कॉन्स्पिरेसी के पार्टी कौन कौन है? ए एंड बी। इनमें से जहर कौन देगा? ए। यानी एक्चुअल में जेड का मर्डर कौन करेगा? ए। लेकिन यहां पर जो बी है, ये क्या करता है, एक थर्ड पर्सन सी के पास जाता है और ये बताता है अपने प्लान के बारे में, लेकिन ए का नाम नहीं बताता। कहता है कि एक कोई थर्ड पर्सन है जो जेड को जहर देगा और हम जेड को मार देंगे, लेकिन उसके लिए जहर खरीद के लेके आना है। तो ये खरीद के लाने का काम तुम करो और ये मुझे दे दो आप जहर लाकर। तो सी बी की बात को मानते हुए जाता है और जहर खरीद के ले आता है। बी को ही ये जहर लाकर देता है। अब बी इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी क्या करता है, वो जहर ए को दे देता है ले जाकर, और ये ए इस जहर को एडमिनिस्टर कर देता है जेड को, और जिससे जेड की डेथ हो जाती है। तो यहां पर क्या सी ये कहकर बच सकता है कि जिसने जहर दिया जेड को, मैंने तो कभी भी इसके साथ माइंड मीटिंग ही नहीं करी, मेरा तो इसके साथ कभी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था? क्योंकि आपने एग्जाम्पल ध्यान से सुना हो तो सी कभी भी ए से नहीं मिला, और ना ही बी ने नाम बताया ए का सी को, कि वो थर्ड पर्सन जो जहर देगा वो था कौन, नहीं बताया कभी भी। तो क्या ये सी ये बात कहकर बच सकता है कि जिसने जहर दिया वो तो मैं, उसके साथ तो मैंने कभी कॉन्स्पिरेसी करी ही नहीं, तो मुझे अबेटर कैसे मान लोगे आप बाय कॉन्स्पिरेसी? ये एक्सप्लेनेशन नंबर 5 इसी बात को क्लियर करता है और कहता है इट इज नॉट नेसेसरी टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए यह जरूरी नहीं है दैट द अबेटर, हु इज अबेटर इन दिस एग्जांपल, सी इज अबेटर, द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। हु कमिट्स इट, जिसने ये ऑफेंस किया उसके साथ कभी कंसल्ट किया भी था या नहीं किया था अबेटर ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई जरूरी नहीं है। यहां पर हु कमिट्स इट कौन है?
जिसने ये ऑफेंस किया कौन था इस एग्जाम्पल में, वो था ए। और ये कहता है कि अबेटर कौन है, सी। और यही कहता है ये जरूरी नहीं है कि ये इस अबेटर ने इस पर्सन के साथ कभी कंसल्ट किया हो जिसने एक्चुअल ऑफेंस किया है, ये कोई जरूरी नहीं है। वो कहता है इट इज, आगे कहता है इट इज सफिशिएंट, केवल इतना ही सफिशिएंट है इफ ही एंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। ऐसी कॉन्स्पिरेसी में वो एंगेज कर जाता है। जब आप 107 पढ़ोगे तो मैंने एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है, पढ़ लेना आप, फिर से आई बटन में मैं आपको वही वीडियो दे रहा हूं, पढ़ लेना जरूर। तो वो कहता है कि जिस कॉन्स्पिरेसी में, इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, इसमें एंगेज कर जाता है ये, चाहे तो वो एंगेज किसी भी पार्टी के थ्रू करे, एक से ज्यादा भी पार्टी हो सकती है इस कॉन्स्पिरेसी में, तो वो किसी भी एक पार्टी के थ्रू एंगेज कर जाता है इस कॉन्स्पिरेसी में, तो कहा जाएगा कि ये सी अब अबेटर है और उसको जेड के मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी थ्रू अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ 5। उम्मीद करता हूं कि आपको अबेटर सेक्शन 108 आईपीसी क्लियर हो गई होगी, उसके पांचों एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे जरूर करके आएंगे। इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनसे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उनसे पहले आप 107 आईपीसी और 108 आईपीसी ये वाली वीडियो दोनों बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें, अगर मौका लगे तो दूसरी बार भी देख लें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से आते हैं। अगर आप इन दोनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 107 आईपीसी और 108 आईपीसी का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसी लगी। कोई डाउट रह गया तो वो आप यहाँ पर बताएं, कोई आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।